Hello friends, good morning to all of you. How are you all? Hope all are well. तो जैसे कि आप सभी को विदित है, प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्लूइड की डेफिनेशंस एंड बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था कि फ्लूइड की डेफिनेशन क्या होती है और यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक डेफिनेशन से भी 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। इस तरह से पढ़ोगे तो मतलब हर क्वेश्चन का जवाब दोगे। तो आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। उसमें मैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड तो ऐसी बहुत सारी है, वो सारी मैं इस लेक्चर के बाद बताऊं। इस लेक्चर में मैंने वो चीज रखी है जो कि हमारे सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट में कॉमन है, जैसे मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी। सिविल इंजीनियरिंग का कोई सा भी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें इन सभी का जिक्र नहीं किया जाता। तो वो चीज मैं आज इस लेक्चर में बताऊंगा। 25 मिनट तक की वीडियो होगी। तो बस आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि स्पेस ग्रेविटी क्या होती है, ये सारी चीज मैं आपको बता रहा हूं। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, बस आपने ध्यान देना है यहाँ पे। जैसे पहली है हमारे पास डेंसिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में सबसे पहले डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी, अगर डेंसिटी की बात करें, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं या इसको मास डेंसिटी भी कहते हैं। मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, मास डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इक्वल टू क्या होता है, हम रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। पहली बात ये भी पूछा जा सकता है, इसका फॉर्मूला भी मास बाय वॉल्यूम। फॉर्मूला नहीं पूछा तो इसमें क्या पता न्यूमेरिकल पूछ दे, आपको मास की वैल्यू देते, वॉल्यूम की वैल्यू देते, डायमेंशन में घुमा दे, ऊपर आपको केजी में दे दिया, नीचे सेंटीमीटर क्यूब में बोलेगा कि केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में बताओ जरा, उस तरह से। तो इसका अगर मैं डायमेंशन की बात, उसकी यूनिट की बात करूं तो क्या आएगी उसकी यूनिट, आप जानते हैं मास की क्या होती है, केजी, वॉल्यूम की क्या, मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, इसकी यूनिट हो गई। अगर डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन क्या होगी, एम की क्या होती है, एम। वॉल्यूम की क्या होगी, एल की पावर 3, एम एल की पावर -3, ऊपर जाके एम एल की पावर -3, ये इसकी डायमेंशन है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। और एक चीज और है, हम जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इसका मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। इट मींस दैट अगर मास बढ़ेगा, इफ मास इज इंक्रीज, ऑब्वियसली डेंसिटी विल बी इंक्रीज। डेंसिटी विल इंक्रीज, अगर मास इंक्रीज होगा डेंसिटी विल इंक्रीज। तो और एक चीज और है, अगर हमारे पास मास कांस्टेंट है तो हम जानते हैं कि इफ मास इज कांस्टेंट एट दैट टाइम, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मींस दैट डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच क्या है, इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर हमारे पास वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर डेंसिटी बढ़ेगी, हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते डेंसिटी बढ़ेगी घटेगी, डेंसिटी बढ़े, डेंसिटी का बढ़ना और घटना किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे। डायरेक्टली हम ये नहीं बोल सकते। मैंने कल परसों आपको ये बताया था कि जो हम इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं कि इसमें डेंसिटी कांस्टेंट होती है। डेंसिटी कब कांस्टेंट आई, डेंसिटी से पहले हमें ये बोलना चाहिए था कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूमेट्रिक चेंज नहीं होते, तभी हमारी डेंसिटी कांस्टेंट आ गई है। ऐसे थोड़ी डायरेक्टली बता सकते हैं हम डेंसिटी कांस्टेंट। डेंसिटी किस पे डिपेंड करे, अगर कांस्टेंट मास हो तो डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम पे। अगर वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी विल बी इंक्रीज। ओके, ये बात भी खत्म होगी, जो कि बेसिक मैंने ये बता दिया। अब देखता हूं कि अब डेंसिटी पर हम देखते हैं कि प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इफेक्ट पड़ता है डेंसिटी पे। जैसे मैंने ले लिए लिक्विड का एक सब्सटेंस ये, और एक ये, इसका नाम दे दिया मैंने ए, इसको मैंने पी से रिप्रेजेंट किया कि मतलब बी इसका नेम है। तो मैंने क्या किया कि इसको प्रेशराइज किया है, इसको, इस वाले सब्सटेंस को, लिक्विड के। ओके, इस तरह से मैंने प्रेशराइज किया है इसको, इस तरह से। अब इसको मैंने इस तरह से प्रेशराइज किया। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे आंसर दोगे कि ऐसा दोनों में से कौन सा सब्सटेंस है जिसमें प्रेशर ज्यादा है। तो आप बोलेंगे कि जो ए है उस पर प्रेशर ज्यादा है। अगर प्रेशर ज्यादा है, अगर प्रेशर ज्यादा है तो ये क्या और नहीं हो जाएगा, कॉम्प्रेस नहीं हो जाएगा।
ये कॉम्प्रेस हो जाएगा। जब कॉम्प्रेस होगा तो इंटरमोलिकुलर जो गैप है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच के, वो कम हो जाएंगे। मतलब जो मॉलिक्यूल पहले इतनी दूरी पे था वो क्या आएगा, पास पास आएगा। जब पास पास आएगा तो मास बढ़ेगा, यानी कि पास पास आएगा का मतलब ये कॉम्पैक्ट होगा, एक तरह से बोल सकते कंप्रेसिबल होगा, कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। पास हो जाएंगे, कंप्रेस हो, इंटरमोलिकुलर गैप कम हो जाएगी। तो जब इंटरमोलिकुलर गैप कम हो जाएगी तो आप बोल नहीं दोगे कि जो हमारे पास ओरल सब्सटेंस इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हमने अभी तक आपको बताया था कि सारे जो कॉन्सेप्ट है वो इंटर रिलेटेड है। वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिक बढ़नी जाएगी। यानी कि हम बता सकते हैं यहां से हमें एक एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली मिल चुका है। कहां से, जो हमने समझा है कि अगर हमारे पास अगर हमारे पास प्रेशर इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो उस केस में क्या होगी, डेंसिटी इंक्रीज करेगी। अगर मैं यहाँ कंपेयर करूं दोनों को, ए और बी को, तो हम बताएंगे ए की जो डेंसिटी है सर ज्यादा है बी की डेंसिटी, क्योंकि ए पे प्रेशर ज्यादा है बी की तुलना में। ए के जो मॉलिक्यूल होंगे, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल, वो पास पास आ जाएंगे। जब पास पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब आपका है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये बात आपको ध्यान देना है, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि अंदर तक, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपने इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर कभी भी ये सोचा एग्जामिनर ने थोड़ा घुमा के बनाया पेपर, घुमाने का मतलब ये है कि होगा तो सिलेबस में से ही, हम सोचते कि, लेकिन वो डी मतलब कॉन्सेप्ट में घुस जाए कि इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको हर चीज, ये तो आपको अभी लग रहा है ये तो बहुत सारों को पता, भी अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है पता तो समझो। ये तो मैं अभी ये बता रहा हूँ, ये तो सभी को लगभग पता भी होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ज्यादातर पढ़ते नहीं है। बस ऐसे ही है कि मतलब कैसे हुआ, लेकिन इसके अंदर की साइंस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अभी तो ये है, जब आगे जाएंगे ना सारी चीज मैं बताऊंगा। तो आपको मैंने ये बता दिया कि अगर फ्लूइड फ्लूइड के केस में प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी विल बी इंक्रीज। अब मैंने क्या किया, अब मैं लेता हूं इसमें, इसकी जगह पे ले लेता हूं मैं। अब अगर माना कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो मतलब डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है। माना कि मेरे पास ये मॉलिक्यूल थे इस तरह से, लिक्विड के मॉलिक्यूल इस तरह से थे, और मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। इस साइन का मतलब क्या होगा, इस साइन का मतलब होगा इंक्रीज, जो ये अपवर्ड एरो है इसका मतलब इंक्रीज होगा, और जो इसका मतलब डिक्रीज होगा, ठीक है। तो जो ये एरो, अब क्या होगा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो क्या करेंगे, तो ये मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, दूर दूर भाग जाएंगे, इस तरह से भाग जाएंगे, इस तरह से भाग जाएंगे। तो जब ये मॉलिक्यूल दूर दूर भाग गए टेम्परेचर बढ़ने के साथ, तो इनके बीच की जो पहले डिस्टेंस कितनी थी, नेग्लिजिबल, बिल्कुल मतलब सटे हुए थे। अब अभी क्या है, इसके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई है। जब इंटरमोलिकुलर गैप बढ़ गया है तो इस केस में क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगी, डेंसिटी विल बी डिक्रीज, तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब खुद सोचिएगा, अगर इसका एग्जांपल सीधा सीधा अगर हम मतलब अपनी दैनिक लाइफ से दे दें, तो अगर देखो माना कि मतलब कमरे के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, उसमें अगर कमरे का टेम्परे अगर कमरे रूम को मतलब कम वो क्या आ जाए, टेम्परेचर दे दें बहुत ज्यादा, और वहां पे मतलब तीन चार डोर है, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे, इधर उधर से भागने की कोशिश करेंगे, मतलब बाहर निकलने की कोशिश करेंगे ना। यानी कि मॉलिक्यूल जो है उसको मैं स्टूडेंट को कंसिडर करा कि मॉलिक्यूल है, वो दूर दूर भाग जाएंगे। जब दूर दूर भाग जाएंगे उनके बीच के इंटरवल गैप क्या होगा, बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डेंसिटी विल बी डिक्रीज। तो ये बात आपको ध्यान देनी है, ये मैंने आपको आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर दिया है, तो आपको ये चीज समझनी होगी सही से। अब आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी से इतना ही कॉन्सेप्ट आएगा, डेंसिटी में मैंने सारी चीज लगभग बता ही दी है सारी, अब इससे बाहर कुछ नहीं है। फ्लूइड के केस में बस आपको समझना है, डेंसिटी मास पे भी डिपेंड है, मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी। और वैसे ही हम सॉइल में भी पढ़ते हैं, यूनिट वेट हो गया और डेंसिटी हो गया। अगर सॉइल के केस में ड्राई डेंसिटी या यूनिट वेट ज्यादा है, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि वो सॉइल ज्यादा कॉम्पैक्ट है। अगर कोई सॉइल ज्यादा कॉम्पैक्ट है तो हमारे लिए क्या है, सही है। हमारे लिए इसलिए सही है क्योंकि सॉइल की बात कर रहा हूं अभी, अगर क्योंकि जब भी हम उस पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, तो फ्यूचर अगर पहले से सॉइल कॉम्पैक्ट होगी
तो फ्यूचर में जब बिल्डिंग का लोड आएगा तो लोड के कारण ताकि कि वो क्या ना हो, कॉम्प्रेस सेटलमेंट ना हो उसका। अगर सेटलमेंट हो गया तो जो हमारी बिल्डिंग है उसमें क्रैक जनरेट नहीं हो जाएंगे। तो इसका मतलब है अगर सॉइल का हम बोलते हैं कि वॉइड रेशियो एक टर्म आती है। वॉइड रेशियो क्या है? हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, लेकिन उसका कोई सिग्निफिकेंस पता नहीं होता। क्या क्यों पढ़ते हैं? हर चीज क्यों पढ़ते हैं? हर चीज अगर आपको सही से आती है, जो भी पैरामीटर हम पढ़ते हैं, जो भी चीज हम पढ़ते हैं, उसके पीछे लॉजिक होता है, लेकिन हम उसका पता नहीं करते। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि वर्ड रेशियो हम क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? हम बोल देते हैं फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ वर्ड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, लेकिन हमें उसके पीछे का मतलब साइंस पता नहीं होती क्यों पढ़ते हैं। और जो भी पैरामीटर हम पढ़ते हैं उसके पीछे का मतलब क्यों का आंसर जरूर होता है, लेकिन हम उसको खोजने की कोशिश नहीं करते। अगर हम वर्ड रेशियो की बात करते, हम वर्ड रेशियो इसलिए पढ़ते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि सॉइल क्या, कौन सी सॉइल डेंस है, कौन सी सॉइल लूज है। जिस सॉइल का वर्ड रेशियो जितना कम होगा वो हमारे लिए कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए क्या है, बेटर है, क्योंकि उनके बीच में उनका जो वर्ड रेशियो होगा वो कम, उनके बीच वर्ड है वो कम होंगे। अगर वर्ड कम होगी इसका मतलब सॉइल क्या है, कॉम्पैक्ट है। अगर कॉम्पैक्ट होगी सॉइल तो फ्यूचर में अगर हमने उसके ऊपर बिल्डिंग बना दी सॉइल के ऊपर तो उसका सेटलमेंट कम होगा। सेटलमेंट कम नहीं होगा तो क्या होगा, उस केस में हमारे पास जो बिल्डिंग बनाई उसमें क्रैक जनरेट नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान देना है। ये तो सॉइल की बात है, जब सॉइल आएगी उसमें हम जिक्र करेंगे। पर थोड़ा मैंने बता दिया कि अगर ड्राई डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसमें वहां कंस्ट्रक्शन करना बेटर है। ओके, ये तो मैंने बता दिया था किसके बारे में, डेंसिटी के बारे में। अब इसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में जिक्र करता हूं मैं। अब है स्पेसिफिक वॉल्यूम। वॉल्यूम मार्कर भी काम नहीं कर रहा। वॉल्यूम ये होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम। बस समझ जाना आप, स्पेसिफिक वॉल्यूम है ये, भावनाओं को समझना आप। बस स्पेसिफिक वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है हमारे पास इनवर्स ऑफ डेंसिटी। स्पेस बोलो, अगर मैंने वीएस से इसको रिप्रेजेंट कर दिया तो वन बाई डेंसिटी होता है। अब आप बोलते हैं डेंसिटी का क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो ये हो गया वॉल्यूम बाई मास। ध्यान रखना, अगर इसकी यूनिट की बात करें वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब, और इस सॉरी मीटर क्यूब, और मास की क्या होती है, केजी। तो ये आ गई इसकी यूनिट क्या, मीटर क्यूब पर केजी। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन की बात क्या आएगी, एम इनवर्स एल की पावर 3। एम इनवर्स एल की पावर 3 क्या है, केजी की क्या होगी, एम ऊपर ले जाओगे तो एम इनवर्स हो जाएगा, वॉल्यूम की एम क्यू की पावर 3, एम की पावर 3, तो ये आ गई इसकी यूनिट। अब मैं एक बात बता रहा हूँ कि इसका पैरामीटर का क्या, मैंने सिग्निफिकेंस, हर चीज का सिग्निफिकेंस बताना है। अब देख ध्यान देना, अगर वीएस, अगर मैं वीएस को मैंने किससे क्या बताया कि स्पेसिफिक वॉल्यूम है ये, तो वी बाई एम, अगर मास कांस्टेंट है, अगर एम को मैंने कांस्टेंट लिया, माना मास को मैंने सेम लिया, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो ये पैरामीटर ये बताता है हमें, इस पैरामीटर के से हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास दो फ्लूइड है और उसको हमने स्टोर करना है, तो उस उन फ्लूइड को स्टोर करने के लिए किस साइज के कंटेनर की जरूरत है, किस साइज के कंटेनर की जरूरत है। जैसे मेरे पास दो कंटेनर है ये, या वेसल है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब मास दोनों का सेम है, दोनों का m1 बराबर m2 है, दोनों का सेम है मास। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसके लिए बड़े साइज की रिक्वायरमेंट है, और जिसका वॉल्यूम क्या है, कम है, जिसका वॉल्यूम कम है उसको कम साइज की रिक्वायरमेंट है। अगर मास कांस्टेंट होगा, बार बार बता रहा हूं, अगर मास कांस्टेंट है, बस इसका सिग्निफिकेंस है। अगर आपसे पूछे कि इस पैरामीटर के बेस पे हम ये पता करते हैं कि कोई भी लिक्विड अगर हमने किसी भी कंटेनर में फिल करना है तो उसका साइज क्या होना चाहिए, ताकि कि हमारे पास परचेजिंग कॉस्ट कम हो। मार्केट गए, आपको स्टोर करना था 20 मीटर क्यूब लिक्विड, आप उठा के लाए मार्केट से कितना, 30 मीटर क्यूब का, तो ये इकोनॉमिकल है, अनइकोनॉमिकल है? एक तो परचेसिंग कॉस्ट ज्यादा लगी, अगर खुद डिजाइन करते हम इसका तो मतलब कि अनइकोनॉमिकल बन जाता। इसको अगर हम डिजाइन, डिजाइन कॉस्ट ज्यादा नहीं हो जाती फिर अगर हम खुद भी डिजाइन करते, चाहिए था इतने का, 20 मीटर क्यों का, आपने 30 मीटर क्यों का उठा के लाया मार्केट से। तो ये हम जो भी करते हैं कि इकोनॉमिकल डिजाइन के लिए, बस इसका सिग्निफिकेंस ये याद रखना, कोई भी नहीं आपको बताता, हर कोई पढ़ा के चल जाते हैं, ये बोलते हैं ड्रो इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, बस इतना ही है। लेकिन आगे का इसके पीछे का वो नहीं, इसकी एक एक बात ये होती है ना, कोई भी चीज जब हम पढ़ते हैं, एक तो होता है
इस साइड की पढ़ना कि फॉर्मूला रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, एक होता है फील कराना, ताकि कि अगर हम इस तरह से पढ़े ना तो हमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होगी। मैंने आज तक कोई फॉर्मूला याद नहीं किया है, मुझे ऑटोमेटिक खुद ही याद है सारे। और जबकि मैं रिवीजन, जैसे कोई बोलता है कि रिवीजन, मैं रिवीजन पढ़ता ही नहीं कभी, लेकिन मैंने इस तरह से मतलब पढ़ रखा खुद ही कि मतलब मैं जब भी कोई पैरामीटर या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता था, हर क्यों का जवाब जब तक ये ना पता चले तो मैं आगे नहीं बढ़ता। जो भी टॉपिक है कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, हर चीज में कॉन्सेप्ट क्लियर, तभी मतलब मेरे लगभग सारे सब्जेक्ट में, टेक्निकल के जो सारे सब्जेक्ट उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है बहुत अच्छी तरह। सोम और स्ट्रक्चर वाला पार्ट तो बहुत ज्यादा सही है। बस अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो मेरे से अच्छा बन जाओगे आप ना, मतलब मेरे से अच्छा करोगे आप परफॉर्म, अगर आप इस तरह से कॉन्सेप्ट बनाओगे तो। जैसे M1 है M2 है तो ये हो गया, हमें बस इस बेस पर हम ये करते डिसाइड करते हैं कि किस साइज का कंटेनर चाहिए किस लिक्विड को फिल करने के लिए, बस आपको ये ध्यान देना है। इसमें इतनी ही बात थी, आगे मूव करते हैं। अब है इसके बाद आपका, अब है स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट या बोलते हैं वेट डेंसिटी, डेंसिटी इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब गामा इक्वल टू क्या होता है? गामा इक्वल टू होता है वेट, टोटल वेट बाई टोटल वॉल्यूम। अब सबसे पहले इसकी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं वेट की क्या होती है, न्यूटन, और वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट है। अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन क्या होगी, आप बताएंगे यार एक इसमें तो एक आ गया न्यूटन, मतलब फोर्स आ गया, तो आपको पता है फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मैं इसकी डायमेंशन निकालूं, मैं चाहता हूं कि मुझे न्यूटन की मतलब इसकी डायमेंशन पता चले, तो फोर्स इक्वल टू एम ए, एम की तो क्या होगी, एम ही रहेगी, ए की क्या होगी, ए की होगी आपके पास एल टी की पावर -2। आप बोलेंगे ये कहां से आ गई, कैसे आ गई? हम जानते हैं एक्सीलरेशन क्या होगा, एक एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी इन विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड हो। ए इक्वल टू, हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं ना इसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास अगर वेलोसिटी की, अब वेलोसिटी की डेफिनेशन, अब आप बताएंगे वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, वेलोसिटी की हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है ना, टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अगर डेफिनेशन पूछे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ओके, जैसे मेरे पास है ए पॉइंट है एक बी पॉइंट में, ए से बी आया 3 मीटर, यहां से आया 4 मीटर। अगर मैं बोलूं मैंने टोटल डिस्टेंस कितनी तय की है, तो आप बोलेंगे 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 मीटर है, 3 और 4 कितना होगा, 7 मीटर टोटल डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात क्या करूं, बात करता तो ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, कम से कम दूरी क्या है इन दोनों पॉइंट के बीच, यही है। तो पाइथागोरस थ्योरम से 5 आ गई, तो 5 क्या है आपका, ये है आपका 5 आपका डिस्प्लेसमेंट, और 7 है आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी इन विच ओनली मैग्नीट्यूड आर रिक्वायर्ड। ये बात है, इसको बोलने का कोई वो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखो देखो हमारे पास इसकी अगर मैं डायमेंशन की बात करता हूँ, एल टी पावर -1 आएगी, ठीक है। जब एल टी की पावर -1 आएगी तो ये नीचे एल टी की पावर -1, नीचे टी है, सॉरी टी आएगा, तो एल टी पावर -2 हो जाएगा ऊपर जाके, तब मैंने एल टी पावर -2 लिखा। तो इसको बोलने का मतलब फोर्स की क्या आएगी, डायमेंशन। अगर फोर्स की डायमेंशन एम एल टी की पावर -2 ये आ गई, ये यहाँ पे रख दो जरा, यहाँ पे एम एल टी की पावर -2 बट्टे कितना एल की पावर 3, तो कितना आएगा एम एल की पावर -2 टी की पावर -2, इसको सॉल्व करके टी। तो ये है इसकी डायमेंशन, किसकी, किसकी, स्पेसिफिक वेट की। स्पेसिफिक वेट की डायमेंशन ये है।
ये आपको ध्यान देना है। और इसको मैं ब्रेक कैसे कर सकता हूँ, गामा इक्वल टू वेट को क्या लिख सकता हूँ मैं, वेट को तो mg बाई वॉल्यूम, और m बाई v क्या होता है, रो जी। रो जी, रो क्या है, डेंसिटी, और जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि 9.81 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। 9, अगर मैं वाटर की बात करूं, गामा वाटर की बात करूं, मैं गामा वाटर की, गामा वाटर की बात करूं तो क्या आएगा, तो गामा वाटर की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है कि रो जी, हाँ एक चीज मैंने मतलब डेंसिटी वाले, डेंसिटी में एक चीज मैंने बताई नहीं आपको, वो अभी बताता हूं मैं। अगर हम बोले कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, तो 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, अगर मर्क्यूरी की बोले, मर्क्यूरी कितना, 13,600 kg पर मीटर क्यूब। अगर एयर की बोले तो कितना, 1.29 kg पर मीटर क्यूब। ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए सारी चीज कि देखो ना, अगर मैं यही डेंसिटी की बात कंपेयर करूं, वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, और उसकी मर्क्यूरी की कितनी है, 13,600, यानी 13.6 टाइम्स ज्यादा है। तो सोचेगा जरा, तो और एयर की क्या है, बहुत कम डेंस है। अब मैं इसका जिक्र करूंगा मैं, देखो जरा, अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर की कितना आएगा, आप बोलेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 9.81। ये कैसे आया, ये है ना, ये फॉर्मूला, फाइनली ये फॉर्मूला बन गया किसका, स्पेसिफिक वेट का। तो इतना आ गया, कितना, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा कितना आएगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब। एक ये, अब ये आपको ध्यान देना है, अगर मैं यही बात करूं, मर्क्यूरी की बात करूं, मर्क्यूरी की केस में क्या होता है, 13,600 इंटू 9.81, सो इट विल बिकम, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना जो भी आएगा। अब एयर की बात करता, मैं एयर की बात करता तो एयर का कितना आता, आप बोलते 1.29 इंटू 9.81, तो कितना आएगा, ये आपको ध्यान देना है, ये आएगा लगभग कितना, 12, 1.29, यानी कि 1.3 इंटू 10, 1.3, यानी हाँ इसका 12.67 समथिंग कर लेना आप, मतलब ये अप्रोक्स है, सही हो सकता गलत, लेकिन इतना ही आएगा लगभग। तो ये आपको ध्यान दो। अब मैं इसका सिग्निफिकेंस बताता हूं आपको, इस पैरामीटर का सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, ये बात आपको ध्यान देनी है। ओके, थोड़ा सा मैं इसको साफ करता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, हर पैरामीटर का आपको पता चलना चाहिए कि क्या है, क्या बताता है ये पैरामीटर। देखो, अगर मैं इसका सिग्निफिकेंस बताऊं तो सिग्निफिकेंस इसका ये है कि अगर हमने दो लिक्विड को स्टोर करना है, अगर दो लिक्विड को स्टोर करना है तो हमने दोनों लिक्विड का कंटेनर का जो बेस है, बेस को किस तरह से डिजाइन करना, इस पैरामीटर का यूज हम बेस को डिजाइन करने के लिए करते हैं। जो इसका बेस है ना, आप बोलेंगे ये क्या बात कर दिया आपने, ये क्यों डिजाइन करना, क्या बेस, बेस क्या लगाया, ये मैं बताता ना, बेस, इस बेस पे, इस पैरामीटर के बेस पे हम इसके बेस को डिजाइन करते हैं। आप जानते कि mg वेट है ना, इसमें w वेट, वेट का कंपोनेंट आया ना, वेट, अगर मैं वेट और फोर्स में डिफरेंस बताऊं, फोर्स तो किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, लेकिन वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो जो इसका वेट होगा, माना इसमें मैंने लिक्विड भर दिया, इसका वेट कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, और जब नीचे लगेगा तो सारा प्रेशर कहाँ वो लगेगा, प्रेशराइज कौन से, किस पे दबाव ज्यादा आएगा, इस पे प्रेशर ज्यादा इस पे आएगा, जो बेस होगा। क्योंकि इसमें वेट का कंपोनेंट भी आ गया, तो अब हम इसमें बेस को डिजाइन करेंगे। अब आप बोलेंगे कि बेस क्यों, किस बेस पे डिजाइन करेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ। बस इतना आपको अभी ध्यान देना है कि जो स्पेस वेट है, इस पैरामीटर के बेस पे हम क्या, कंटेनर की या वेसल के बेस को डिजाइन करते हैं। अब आप बोलेंगे कि यार अभी क्या बताया, बेस, बेस, बस इतना ध्यान रखो। अब माना कि ये कोई वाटर, इसमें मैंने वाटर फिल किया, ठीक है, और इसमें मैंने क्या, मर्क्यूरी फिल कर दी, इसमें मर्क्यूरी। अब आपको पता है कि अभी तक जब मैंने स्पेस वेट निकाला था, कितना आया था इसका, मर्क्यूरी उसका, वाटर का कितना आया था, इतना, और अगर मर्क्यूरी का देखें तो कितना आया था, इंटू 9.81, यानी 9.81 तो दोनों में कॉमन था, इतना टाइम्स ज्यादा, इतना टाइम्स ज्यादा, कितना टाइम, 13.6 टाइम ज्यादा। जब ये कितना बड़ा है, 13.6 टाइम्स बड़ा है, और ये क्या है, उससे इतना कम है। तो आप खुद बताओ, माना कि, चलो आप ये भी मत सोचो कि 9.81 तो दोनों दोनों में क्या है, कॉमन है, इसको छोड़ दो। अगर एनालिसिस करें, माना कि ये इसकी डेंसिटी कितनी है, 1000 है वाटर, एक में, एक कंटेनर मैंने वाटर फिल किया, एक कंटेनर मैंने मर्क्यूरी फिल करी, तो इसका जो वेट लगेगा 1000 kg लगेगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब इस पे लगेगा, मतलब प्रेशर कितने का लगेगा, हमें प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच,
रो जी एच, तो बेस पे प्रेशर कितना होगा, रो तो आपको 1000 है, जी 9.81 है, एच पी। अगर हाइट भी कांस्टेंट है तो उस केस में मैं ये बता रहा हूं आपको, अगर यहाँ पे, अगर यहाँ इसमें वाटर फिल होगा तो यहाँ पे प्रेशर कितना लगेगा, निकाल लेना यहाँ से। रो, रो की वैल्यू 1000, 9.81 इंटू हाइट जितनी भी है, दोनों की कांस्टेंट उनकी। तो आप एक बात बताइए कि यहाँ पे प्रेशर इसकी तुलना में कम लगेगा क्योंकि यहाँ पे मरकुरी है, क्योंकि मरकुरी की डेंसिटी कितनी है, 13,600, और इसकी डेंसिटी वाटर कितनी है, 1000। तो 1000 वाली डेंसिटी वाला, मतलब 1000 डेंसिटी वाला फ्लूइड इस पे कम लगाएगा ना प्रेशर। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, और इस पे क्या लगाएंगे, ज्यादा प्रेशर लगाएंगे ना, ज्यादा लगाएगा क्योंकि 13,600 है, ऊपर से 9.81 मल्टीप्लाई फिर हाइट भी होगी, तो सोच जरा 13.6 टाइम्स ज्यादा लगाएगा। तो अगर माना हमने डिजाइन किया, हम मार्केट गए, खरीदने गए हम मार्केट, और मैंने दोनों व्हीकर लिया और दोनों कंटेनर लिया जिसका बेस क्या है, 5 mm है, 5 mm है, और मैंने एक में मरकरी को फिल करना है और एक में क्या, वाटर को, एक में वाटर को फिल करना है, एक में मरकरी को फिल करना है, और दोनों का बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो आपको पता है मरकरी की डेंसिटी क्या है, ज्यादा। जब डेंसिटी ज्यादा है तो बेस क्या हो सकता है, कोलैप्स कर सकता है, ब्रेक हो सकता है, क्योंकि ये ज्यादा वेट है इसका, ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो ब्रेक हो सकता है। तो ये हमारे पास, ये अनइकोनॉमिकल नहीं हो जाएगा, ये इकोनॉमिकल नहीं है। जब हम मार्केट जाएंगे तो हमने अगर परचेजिंग कॉस्ट और डिजाइनिंग कॉस्ट, या अगर हम चाहते कि इकोनॉमिकल हो, कि घर में जाके हमने क्या करना है, इसमें स्टोर करना है मर्क्यूरी, अगर मर्क्यूरी स्टोर करना है तो हमेशा हम उस कंटेनर को लेंगे जिसका बेस क्या होगा, मोटा होगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर बेस मोटा होगा तो हम जानते हैं कि अगर बेस मोटा होगा, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बटे एरिया। अगर एरिया, नीचे का एरिया ज्यादा है तो प्रेशर उसमें कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा तो क्या होगा, हमारे इसमें क्या है, मर्क्यूरी हम स्टोर कर सकते हैं। वाटर के लिए चल जाएगा ये। मेरे बोलने का मतलब ये है कि बेस, अब आप समझ गए बेस का डिजाइनिंग मैंने क्यों बोला स्पेसिफिक बेस पे, क्योंकि अगर मर्क्यूरी की डेंसिटी ज्यादा है तो प्रेशर बेस पे ज्यादा लगाएगा, बेस पे प्रेशर ज्यादा लगाएंगे, अगर सेम के लिए डिजाइन कर देंगे तो ये टूटनी, मतलब नीचे से ब्रेक नहीं हो जाएगा। तो यानी कि जिस जो हैवी लिक्विड है उसके लिए बेस हम ज्यादा मोटा रखते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। इस बेस पे हमने बेस को डिजाइन किया, स्पेसिफिक वेट के बेस पे, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। ये सारी चीज मैंने आपको बता दी है। मार्केट में गए हम खरीदने कि भाई दो वो दे दो, मतलब कि दो हमें कंटेनर दे दो, तो हम इस तरह से खरीदेंगे मार्केट में ताकि कि इकोनॉमिकल हो, परचेसिंग कॉस्ट भी मतलब सही लगे। कभी क्या पता हमने एकदम से लिया है दोनों, एक में हमने वाटर को फिल करना है, दूसरे में हमने क्या फिल करना है, मर्क्यूरी को, और दोनों मैंने ऐसे ले लिया जिसका बेस क्या है, मोटा है। तो अब मैंने एक्स्ट्रा कॉस्ट दे दी ना मुझे दुकानदार को, कि मतलब कि यार आना तो स्टोर तो करना था मैंने वाटर, और लेकिन मैंने ले लिया वही जिसमें मैंने मर्क्यूरी करनी, मर्क्यूरी के लिए अलग, वाटर के लिए अलग, ताकि कि ओवरऑल जहां हमें हो, बेनिफिट हो, और दूसरी बात परचेसिंग कॉस्ट कम हो, और इकोनॉमिकल डिजाइनिंग, इकोनॉमिकल डिजाइन। अगर हम खुद डिजाइन करते, अगर हम खुद बीकर बनाते, अगर हम खुद बीकर बनाते तो मर्क्यूरी के लिए क्या करते, मैं बेस ज्यादा मोटे वाला, और जो वाटर के लिए बेस कम मोटे वाला। आपने देखा भी होगा जिसमें मर्क्यूरी स्टोर होती है उसका बेस मोटा रहता है। तो ये बात आपको ध्यान देना है, ये मैंने इसका सिग्निफिकेंस बता दिया। सीधा सी बात है, इस पैरामीटर के बेस पे हम किसी भी कंटेनर के बेस को डिजाइन करते हैं। अगर फ्लूइड लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो बेस मोटा, जैसे मर्क्यूरी, आपको मैंने एग्जांपल से दे दिया, बस आपको इतना ध्यान देना है। अब इसके बाद है हमारे पास लास्ट पैरामीटर है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हर चीज मैंने बता दिया। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखनी है इसमें, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर। अब पढ़ेंगे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेविटी इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। अगर जी की बात करें तो, अगर हम स्पेस ग्रेविटी की लिक्विड की बात करें तो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ
स्टैंडर्ड लिक्विड, डेंसिटी जो कि हम वाटर लेते हैं, क्या लेते हैं, वाटर। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते थे, क्या, स्पेसिफिक वेट, वेट ऑफ लिक्विड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, लिक्विड जो कि आपको पता है वाटर है। ये समझ आने मैंने क्या लिखा, स्पेसिफिक वेट ऑफ, इसको लिखा मैंने स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये एट अ 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या डेंसिटी बोलो वाटर 4 डिग्री सेल्सियस 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया और डिक्रीज किया तो उस केस में ये कम हो, मतलब क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आपको पता है इंक्रीज कर जाएगा तो उस केस में डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान देना है 4 डिग्री सेल्सियस पे। और हाँ, अगर कोई आपसे ये पूछे कि इसकी यूनिट क्या है, तो आप बताओ, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, न्यूमरेटर में डेंसिटी डिनोमिनेटर में डेंसिटी, डेंसिटी डेंसिटी कैंसिल आउट, इसकी कोई भी, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देना है। अब इसका आप बताएंगे कि आपने तो हर चीज में बता दी, इसका भी सिग्निफिकेंस बता दो। इसका सिग्निफिकेंस ये है, ये पैरामीटर ये रिवील्स करता है, हमें ये बताता है कि कोई लिक्विड हैवियर है, कोई लिक्विड लाइटर है। कोई लिक्विड क्या है, हैवियर है, कोई लिक्विड लाइटर है। आप बोलेंगे चलिए आ गया समझ में कि इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा लिक्विड हैवियर है, कोई सा लिक्विड, कौन सा लिक्विड लाइटर है। इस एग्जांपल दो ना, एग्जांपल देता हूं आपके सामने। माना कि मैंने एक, कोई मेरे पास लिक्विड है, उसकी स्पेस ग्रेविटी है 2.6 और दूसरा आपके पास उसकी स्पेस ग्रेविटी है 1.2। तो ये जो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी, ये इन दोनों वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है, इन स्पेस ग्रेविटी का सिग्निफिकेंस क्या है। इन दोनों स्पेस ग्रेविटी का सिग्निफिकेंस ये है कि जो ये वाली स्पेस ग्रेविटी ये क्या है, हैवियर है, ये ज्यादा हैवी है। मतलब जो जिस भी लिक्विड की ये स्पेस ग्रेविटी होगी वो लिक्विड क्या ज्यादा हैवी होगा, और ये क्या है इसकी तुलना में क्या लाइटर होगा। देख लो जरा, इसको इस फॉर्मूले में रख के देखो। अगर मैं डेंसिटी निकाल उस लिक्विड की डेंसिटी निकालना चाहूँ तो कितना आएगा। अगर पहले पैरामीटर से लिखता हूँ तो 2.6 आएगा, इक्वल टू डेंसिटी को मैं इसमें एल से दिखा देता हूँ, बट नीचे डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड जो कि वाटर है 1000 होता है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू कितना आएगा, 2600 केजी पर मीटर क्यूब। आया या नहीं आया। और सेम इसमें भी आएगा, डेंसिटी ऑफ सेकंड लिक्विड, फर्स्ट लिक्विड की सेकंड लिक्विड की अगर हम देखें तो सेकंड लिक्विड की क्या आएगा, ये आएगा 1200 केजी पर मीटर की। आपके सामने पता है इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। तो यानी जो मैंने बताई है, यानी कि जो लिक्विड वन है वो ज्यादा क्या होगा, हैवी होगा, और लिक्विड जो सेकंड है वो लाइटर लिक्विड होगा इसकी तुलना में। हाँ, अगर एक चीज और भी है इसमें, अगर इसी केस में अगर गैस की बात करते हैं कि उसमें फॉर्मूला क्या होगा, फिर अगर मैंने निकाल तो मैंने इसका सिग्निफिकेंस भी बता दिया। अगर यही चीज गैस के लिए देखते हैं हम, तो मैं बोलता डेंसिटी ऑफ एनी गैस बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड गैस क्या था, ऑफ एयर, एयर बोलो या इसकी जगह पे हाइड्रोजन। गैस के केस में ये आपको ध्यान देना। अगर स्पेसिफिक वेट के केस में तो यही आएगा, तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। हर चीज का मैंने, हर क्यों का जवाब मैंने यहाँ पे दे दिया है। और हाँ, अगर कोई भी एस्पिरेंट मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करा है, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और इसी तरह की जो लेक्चर होंगे मैं इसी तरह से लेक्चर दूंगा, चाहे कोई सा कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, हर चीज मैं बताऊंगा। और हाँ, आगे जो सिलेबस होगा वो हम जल्दी जल्दी कराएंगे। अगर मैं इतना, देखो अभी देखो ये कितना, मतलब 5-10 मिनट का, 5 मिनट का वो टॉपिक का मैंने कितने मिनट लगा दिए, 25-30 के आसपास, ठीक है, लगा दिए। अब मैं जो भी मैं टॉपिक बताऊंगा, अगर मैं ऐसे बताने लग गया तो हमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं जो भी चीज है मैं अब थोड़ा तेज करूंगा, क्योंकि इतना डीप में बताऊंगा ना। अगर टाइम हमारे पास ज्यादा होता तो मैं ऐसा ही बताता, हर चीज बताता, लेकिन अब मैं किस तरह से बताऊंगा ताकि कि हमारे जो सिलेबस हो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। धन्यवाद।